डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। शुभ संध्या। एक बार पुनः स्वागत है गुरु कृपा एकेडमी में। आज हम उत्तराखंड एलटी के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक हिंदी को समझेंगे। आधुनिक हिंदी में आज हम छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता को पढ़ेंगे। इससे पूर्व आपने देखा था कि हमने भारतेंदु युग को पढ़ा था, जिसका काल 1857 से लेकर 1900 तक का था। हमने फिर आगे क्या पढ़ा था? 1900 से लेकर के 1918 तक का जो काल था, द्विवेदी युग था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का युग माना जाता है, उसे भी हमने समझा था। आधुनिक हिंदी के दौरान हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा जो काल है उसे हम छायावाद कहते हैं। छायावाद के बाद हम प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद के बाद हम प्रयोगवाद, नई कविता को पढ़ेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। छायावाद। छायावाद का आरंभ 1918 से लेकर 18 में होता है और 38 तक रहता है। ये लगभग 20 वर्ष का कालखंड है। हिंदी कविता के विकास का तृतीय चरण, तीसरा चरण। आप देखिए दो चरण कौन कौन से बीत गए। एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काल था, भारतेंदु काल, इसके बाद द्विवेदी युग। छायावाद है, इसका उद्भव द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक वर्णात्मकता के प्रति विद्रोह के फलस्वरूप हुआ। इसलिए छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग को कहा जाता है, तो आप उत्तर लिखिएगा छायावाद युग को। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद और रहस्यवाद को एक ही वस्तु माना है। किसने छायावाद और रहस्यवाद को एक ही माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। किस कवि ने या किसके अनुसार, किस लेखक के अनुसार जो छायावाद है वह एक विशेष प्रकार का भाव पद्धति है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जीवन के प्रति एक विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा आप देखते हैं इसमें महादेवी वर्मा भी हैं। इसके अतिरिक्त कई लोग जो है अन्य को भी रखते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट, सियाराम शरण गुप्त छायावाद युग के प्रमुख कवि हुए। और छायावादी युग के होते हुए भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं। छायावादी काव्य में सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति प्रधान है। प्रेम, विरह, करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति है। सौंदर्य भावना छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। अपने निजी सुख दुख की आत्माभिव्यक्ति और मैं शैली का प्रयोग हुआ है। रहस्यवाद की भी व्यंजना है। विशेषकर महादेवी के काव्य में प्रेम का उदात्त चित्रण है। प्रकृति के प्रति छायावादी कवियों की जिज्ञासा, सौंदर्य भावना और मानवीय चेतना का आरोप अनेकों रूप में या अनेक रूप में व्यक्त हुआ है। छायावादी काव्य शिल्प काव्य सौंदर्य के नवीन द्वार खोलता है। प्रमुखतः मुक्त काव्य होने के कारण मधुर गीति शैली का जो गाने योग्य हो उस शैली का प्रयोग भाषा की परिनिष्ठित जो है हिंदी है, जिस पर बंगला का कोमलकांत पदावली का प्रभाव है। लाक्षणिक प्रयोग छायावादी काव्य भाषा की विशिष्टता है। नवीन प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग करते हुए नए नए शब्दों, नई नई छंदों का प्रयोग इस काल में किया गया है। विशेषकर इसके साथ साथ मुक्त जो छंद हैं उसमें भी काव्य रचना छायावाद युग में हुई है। मूल्यांकन करें इस युग का, तो छायावाद का काव्य जो थे आत्ममुखी होकर रह गया।
उसमें जनजीवन की अभिव्यक्ति का अभाव है। कल्पना की प्रचुरता से यथार्थ बोध नहीं रहा। वेदना और पीड़ा की प्रधानता ने पलायन की प्रवृत्ति प्रमुख रही। यद्यपि छायावादी काव्य में काव्य सौंदर्य के नए प्रतिमान बने, किंतु जनजीवन से कटे होने के कारण छायावाद का भी शीघ्र पतन हो गया और जन्म किसका हुआ? प्रगतिवाद का। जैसे आप देखते हैं, जो द्विवेदी युग था उसका भी पतन किससे हुआ था? उसकी इतिवृत्तात्मकता से हुआ था। इसका पतन किससे हुआ था? इसमें क्या नहीं था? ये आम जीवन से कटा हुआ था। इसमें भावनात्मकता ज़्यादा थी, या फिर जो कवि सोचता था, कवि जो है शिल्प अधिक गढ़ लेता था, इस प्रकार के भाव अधिक थे। प्रमुख कवियों की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद एक स्तंभ के रूप में थे। इनके कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी आप इनकी जो है प्रमुख विश्व प्रसिद्ध कृति है। सुमित्रानंद पंत की देखी जाए तो ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। निराला जी की देखी जाए तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। महादेवी वर्मा का निहार, रश्मि और नीरजा, सांध्य, गीत और यामा। माखनलाल चतुर्वेदी की हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी। ये छायावाद की कृतियां थी। इनके अलावा भी जो कृतियां रची गई, वो इन्होंने भी प्रगतिवाद की कृतियां रची, आगे की जो भी रची। चलिए हम देखते हैं प्रगतिवाद। 38 से लेकर के 43 का जो कालखंड है, अर्थात 1938 से लेकर 43 तक का जो कालखंड है, इसे हम प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवाद का वैचारिक आधार साम्यवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी कवि व्यक्ति के निजी सुख, दुख, वेदना, निराशा से मिलकर जनजीवन से जुड़े हैं। उसमें न तो कल्पना की क्या है, रंगीनी है, और न जीवन के पलायन की प्रवृत्ति है, बल्कि वह जीवनी यथार्थ से जुड़े मनुष्य के संघर्ष और संकल्प की कविता है। और देखिए अनेक छायावादी कवि, जिसमें पंत हैं, निराला हैं, वो आगे चल करके मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि प्रगतिवादी हुए। प्रगतिवादी हिंदी कविता में सामाजिक जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति प्रमुख है। इसमें विशेषकर दलित, शोषण और शोषित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति के अभावों, पीड़ित वर्ग के अभाव और संघर्षों को स्वर मिला। पूंजीवाद का विरोध करते हुए हर प्रकार के शोषण का विरोध किया गया। नवीन प्रगतिशील चेतना का काव्य होने के कारण उसमें जो है प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की व्यंजना है। ईश्वर और धर्म पर अनास्था है और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रमुख है। प्रगतिवादी कवियों ने के लिए नारी केवल सौंदर्य की भोग्य वस्तु नहीं है, उसका भी स्वतंत्र अस्तित्व है। लगभग सभी कवियों ने समाज को शोषण, दमन, अन्याय से मुक्त करने के लिए संघर्ष और क्रांति का आह्वान किया। प्रगतिवादी काव्य भाषा जनभाषा का ही सशक्त रूप है। इसमें न तो अलंकार की चिंता है, न ही प्रतीक और बिंब विधान की। सच्चे अर्थों में प्रगतिवादी काव्य भाषा को लोक भाषा कहा जा सकता है। मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रगतिवादी जो काव्य थे, या काव्य के द्वारा हिंदी कविता पहली बार समाज के दुख सुख से जुड़ी। खोखले जो आदर्शवादी और नैतिकता के खोल से निकलकर प्रगतिवादी कवियों ने कविताएं की, ने यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित किया और शोषण, अन्याय के प्रति विद्रोह करने की शक्ति प्रदान की। इसमें निराला जी की कृतियां देखी जाए तो कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गर्म कौड़ी और अणिमा। सुमित्रानंद पंत की ज्योत्सना, युगवाणी, ग्राम्य। रामधारी सिंह दिनकर की देखी कुरुक्षेत्र, उर्वशी। केदारनाथ अग्रवाल की फूल नहीं रंग बोलते हैं।
रामविलास शर्मा की फुटकर कविताएं, नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है और पाषाणी, रांघिए राघव की राह के दीपक, अजय खंडहर और मेधावी, इस प्रकार की कृतियां इस समय की गई। आगे देखते हैं प्रयोगवाद। 43 से लेकर के 51 तक का जो समय है, 1943 से 1951 का समय है, यह प्रयोगवाद का समय है। देखा जाए तो यह भारतीय राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समय था। भारत आज़ाद हुआ था नया नया, तो प्रयोग हर तरफ हो रहा था, केवल कविता के क्षेत्र में ही नहीं, किस क्षेत्र में हो रहा था, भारत के निर्माण के क्षेत्र में, इसके पल्लवन के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग हो रहे थे। अज्ञेय के द्वारा प्रथम तार सप्तक अवश्य में वो एक बार आप देख लेना, 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ या आरंभ माना जाता है। इसमें 7 कवियों, जिसमें देखिए मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय, इस प्रकार 7 कवि थे। इसको पहला तार सप्तक कहा जाता है। इसमें की रचनाएं प्रमुख हुई। दूसरे तार सप्तक देखा जाए तो 1951, इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, इनकी रचनाएं रखे गए। तो 2 तार सप्तक हैं। प्रथम तार सप्तक की जो कृतियां हैं 1943 में छपी, में इनका निर्माण हुआ, आरंभ हुआ। द्वितीय तार सप्तक 1951 में, और इनके नाम भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है तार सप्तक में कौन से कवि नहीं हैं या कौन है इसमें से। ये सभी काव्य रचनाएं भावबोध तथा काव्य शिल्प की दृष्टि से नए नए प्रयोगों की कविताएं थी, इसलिए इस कविता को प्रयोगवादी काव्य कहा गया। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय का कहना है, प्रयोगवादी कविता में नए सत्यों, नई यथार्थताओं का जीवंत बोध है और उन सत्यों के साथ रागात्मक संबंध भी। अज्ञेय ने प्रथम तार सप्तक के कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि कहा। ये भी आपको पता होना चाहिए, अन्वेषी अर्थात खोजने वाले। प्रगतिवाद की अति सामाजिकता के जो प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवादी कविता आत्मनिष्ठ या वैयक्तिक है, वहाँ समाज की अपेक्षा व्यक्ति का महत्व अधिक है। इन कवियों ने जीवन के क्षण की भी सार्थकता व्यंजित की है। प्रयोगवादी कविता या कवियों ने व्यक्ति की दमित काम वासना और कुंठाओं को अभिव्यक्ति दी। भावुकताओं की जगह बौद्धिकता का प्रभाव अधिक है। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था और व्यक्ति की कर्मशीलता को ही अधिक महत्व दिया गया। प्रयोगवादी कविता व्यक्ति के अदम्य जो जिजीविषा है की कविता है, उसमें व्यक्ति के दुख दर्द के सघन पहचान है। प्रयोगवादी काव्य भाषा सरल होते हुए भी प्रयोगवादी काव्य भाषा की तरह प्रगतिवादी काव्य भाषा की तरह सपाट बयानी नहीं है। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता उनका विशेष गुण है। नवीन प्रतीकों और बिंबों की रचना भी हुई है। मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रयोगवादी काव्य व्यक्ति के अंतर संघर्ष का काव्य है। उसमें क्षण की अनुभूतियों और जीवन के सूक्ष्म संवेदनाओं की प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है। वह वस्तुतः मध्यम वर्गीय जीवन की आशाओं, अनुभूतियों, कुंठाओं का काव्य है। प्रयोगवाद सीमित समय में ही हिंदी कविता का महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुआ। बाद में यही काव्यधारा नई कविता के रूप में सामने आई। ये आपको अवश्य में पता होना चाहिए। अब नई कविता की बात की जाए तो नई कविता का आरंभ 54 के बाद होता है। सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में प्रकाशित जो नई कविता से पहली बार नई कविता के प्रतिमान स्थापित हुए। ऐतिहासिक दृष्टि से दूसरे तार सप्तक जो 1951 में स्थापित हुआ की बात की कविता को नई कविता कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ से उसका एक हिसाब से जन्म होना आरंभ हो गया था। वास्तव में नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही विस्तार है, इसलिए वैचारिक रूप से
प्रयोगवाद और नई कविता में कोई तात्विक अंतर नहीं है। रामविलास शर्मा ने इसे सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। नई कविता के प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। नई कविता के लिए अकविता, भूखी पीढ़ी की कविता, अस्वीकृत कविता के नाम आंदोलन चले, किंतु वे सब समय के साथ महत्वहीन हो गए। नई कविता आज भी अपने अस्तित्व बनाए हुए है। जीवन के प्रति जो है आस्था, यथार्थ की सच्ची अनुभूति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, बौद्धिकता और विद्रोही चेतना और ईश्वर में अनास्था नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां थी। 5 दशकों की लंबी यात्रा में नई कविता में परिवर्तन भी आए हैं, जैसे दलित काव्य की नई काव्य धारा विकसित इसमें हुई। इसमें अनेक प्रकार के कवि, लेखक इत्यादि हुए जिन्होंने दलित काव्य, विशेषकर ओम प्रकाश वाल्मीकि इत्यादि का नाम लिया जाता है, जिन्होंने केवल और केवल हिंदी का जो उन्होंने कृतियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, वो सारे समर्पित कर दिए दलितों पर। काव्य भाषा की दृष्टि से नई कविता की भाषा मुख्यतः बोलचाल की भाषा है। उसमें लोक भाषा की प्रवृत्ति विशिष्ट है। लाक्षणिकता के कारण उसमें व्यंग्य का पैनापन है और आधुनिक जीवन के बिंबों का विधान है। प्रतीकों के रूप और प्रयोग में विविधता है। नई कविता की पूरी तरह से मुक्त छंद की कविता है। लोकगीतों की धुनों पर छंदों का प्रयोग अवश्य हुआ है। और आगे देखते हैं, आगे देखिए, नई कविता का प्रमुख रूप से मुक्तक रूप में है, किंतु कथात्मक लंबी कविताओं का चलन इसी की देन है। इसमें प्रमुख काव्य और कवि कौन कौन हुए ये जानते हैं। देखिए, अज्ञेय का इत्यलम, हरिघास परछण भर और बाबरा अहिरी, कितनी नावों में कितनी बार, अरि ओ करुणा प्रभामय। और मुक्तिबोध का देखा जाए तो चाँद का मुख टेढ़ा, पूरी पूरी खाक की धूल, धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा, कानुप्रिया, सात गीत वर्ष और भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, शमशेर बहादुर सिंह की कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, ये इनकी कविताएं थे। रघुवीर सहाय का देखा जाए तो सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सर्वेश्वर दयाल की काट की कंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, खोटियों पर टंगे लोग, कुंवर नारायण का चक्रव्यूह, हम तुम, आत्मजयी और आमने सामने, धूमिल की संसद से सड़क तक। इस प्रकार इस युग की प्रमुख कृतियां हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर और ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अन्य मित्रों तक पहुँचाएं। अगर आपको इससे ज़्यादा आपको कुछ आवश्यकता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ नई वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।